थैंक यू सर। सर, राइट टू एजुकेशन 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लाया था, ये सोच के कि हर बच्चे को तालीम फ्री मिलेगी और वो भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। हमारा पहले का जो क्वेश्चन है उसका जवाब नहीं आया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कि ओवर 1 लाख स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स हैव क्लोज्ड इन द लास्ट 5 years, जिसमें 1,35,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। और ये जो स्कूलें बंद हुई है सर, ये ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज़ में या जहाँ एससी पॉपुलेशन, माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे बंद हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से कि क्या ये जो क्लोजर कराया गया है और इतने बच्चे जो बाहर हैं स्कूल से, उनको क्या असेसमेंट किया उन्होंने जो स्कूल बंद किया इन्होंने, और अगर तालीम देना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, तो यहाँ तो पढ़ाई का साधन ही बंद हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये स्कूल जो बंद हुए हैं सर, ये कब तक चालू करेंगे, और एडिशनल, चूँकि आबादी बढ़ रही है तो और एडिशनल स्कूल्स कब देंगे, और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे सर? थैंक यू सर। ऑनरेबल सदस्य। थैंक यू सर। सर, एक उसी से ताल्लुक़ रखने वाला मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का मसला है सर, जिसके बारे में आपने भी बहुत चेष्टा की, लेकिन 12-13 साल होने के बावजूद भी एएमयू किशनगंज में अभी तक फंड नहीं दिया गया। कई मरतबा पिछले 7 सालों में आपके इजाज़त से क्वेश्चन भी किया, कई मरतबा माननीय मंत्री जी से भी मिला। तो मैं जानना ये चाहता था कि अभी सामर्थ पोर्टल में आपने कहा कि उसमें डलेगा तभी आपको टीचिंग नॉन टीचिंग मिलेगा, तो अब ये कब तक मिलेगा या नहीं क्यों मिल रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि इज़ इट बिकॉज एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है? अगर ऐसा है तो आप बीएचयू खोल दीजिए, आप क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए। हम तो डिप्राइव इतने हैं कि किसी भी धर्म का खोल लीजिए आप, लेकिन हमें एएमयू का जो पैसा है इसको कब तक रिलीज करेंगे और हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ कब तक देंगे? माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश की मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं की रीढ़ कहा जाने वाला आईटी सेक्टर आज एक गहरे संकट में गुजर रहा है और सरकार सब चंगा सी के अपने पुराने नारे में व्यस्त है। सभापति महोदय, दशकों से आईटी सेक्टर भारत का रोजगार इंजन रहा है, लेकिन आज यह इंजन पूरी तरह ठप हो चुका है। वित्तीय वर्ष 25-26 के आंकड़े बताते हैं कि देश की बिग 5 आईटी कंपनियों में नेट हायरिंग 0 रही है। इतिहास में पहली बार कई कंपनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या बढ़ाने की बजाय घटी है। जहां एक तरफ 24-25 में इन टॉप 5 आईटी कंपनियों में लगभग 18,000 लोगों को नियुक्ति मिली थी, वहीं 2025 की शुरुआत में लगभग 1700 लोगों को ही केवल रोजगार मिला है। सभापति महोदय, वास्तविकता में आप अगर देखें तो कैंपस प्लेसमेंट का तो अंत ही हो गया है। इंजीनियरिंग के लाखों छात्र आज उन ऑफर्स लेटर्स को हाथ में लिए बैठे हैं जिन्हें अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। आईटी सेक्टर में नौकरी का सपना हमारे युवाओं के लिए अब एक बुरा सपना बनता जा रहा है। जेनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई अब भविष्य का खतरा नहीं बल्कि वर्तमान की सच्चाई है। ये तकनीकें जूनियर डेवलपर्स, टेस्टर और डेटा एंट्री के पदों को तेज़ी से ख़त्म कर रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार एआई की उत्पादकता बढ़ने से कंपनियां अब 25% कम लोगों के साथ काम कर रही हैं। इसके साथ ही साथ वेतन में भी, जहां शहरों में रहने का खर्च आसमान छू रहा है सभापति महोदय, वहीं पिछले 10 सालों में आईटी सेक्टर में सैलरी स्ट्रक्चर वही का वही बना हुआ है। अध्यक्ष सभापति महोदय, मेरे सरकार से सीधे सवाल है, हमारे एंट्री लेवल और मिड लेवल इंजीनियर्स को बचाने के लिए कोई पॉलिसी या फंड है? कहाँ है? डिजिटल इंडिया कहीं जॉबलेस इंडिया ना बन जाए, इसके लिए सरकार के पास कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है क्या?
उन लाखों इंजीनियरों के लिए सरकार क्या कर रही है जिनकी डिग्रियां आज एआई के दौर में बेकार साबित हो रही हैं। सभापति महोदय, हम अपने युवाओं को केवल डिजिटल इंडिया के नारों से नहीं पाल सकते, उनकी नौकरियां एआई द्वारा छीनी जा रही हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार रोजगार पर एआई के प्रभाव पर एक वाइट पेपर जारी करे और हमारे तकनीकी कार्यबल को बचाने के लिए ठोस योजना पेश करे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कल वित्त मंत्री जी ने बोला है कि छोटे शहरों के ऐतिहासिक स्थलों को प्राथमिकता दी जाएगी, इस संबंध में आपके माध्यम से माननीय संस्कृत मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे दौसा संसदीय क्षेत्र में स्थित वीर श्रोमणी राणा सांगा ऐतिहासिक चबूतरा पांडुपोल महाभारतकालीन स्थल नारायणी माता मंदिर पपलाज माता मंदिर झाजरामपुरा गोमुख जैसे प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित क्या किया जाएगा ताकि ऐतिहासिक पुरातत्विक स्थलों का संरक्षण व मरम्मत सौंदर्यकरण हो सके। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, एक तो आपने बोला कि उस लिस्ट में नहीं है, तो क्या एएसआई में लाने की इस प्रक्रिया को आप पूरी करेंगे? दूसरा अध्यक्ष महोदय, आपने पूरी राजस्थान के लोक संगीत लोक संस्कृति के बारे में आप सब जानते हो, मंत्री महोदय भी जानते हैं। मेरा संसद मंत्री से अनुरोध है कि पूरी राजस्थान विशेषकर दौसा क्षेत्र में मीणावाटी लोक संस्कृति, पद्दंगल, कन्या दंगल, सुड्डा दंगल जैसी पारंपरिक लोक कथाएं व लोक संगीत को मान्यता क्या दी जाएगी? आपने ये जो विशेष पूरी राजस्थान जो संस्कृति है, मैं समझता हूँ इस संस्कृति से आपके प्रधानमंत्री महोदय भी जब मीणा हाईकोर्ट में गए तब अवगत हो चुके हैं, और हमारे नेता राहुल गांधी जी भी जब भारत जोड़ो यात्रा थी उस यात्रा के तहत पूरी रात में उन्होंने लोग संस्कृति गीत सुने थे। तो मैं चाहता हूँ कि इनको मान्यता दी जाए। अध्यक्ष महोदय, कई बीमा कंपनियों के कुछ कर्मचारी अनुचित व्यापार व्यवहार अर्थात अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में सम्मिलित रहते हैं, जैसे कि मिस सेलिंग अर्थात किसी बीमा उत्पादन को अनुचित रूप से विक्रय करना। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा मिस सेलिंग जैसे अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने संबंधी क्या उपाय किए गए? मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, बीमा पॉलिसी बेचते समय बीमा कंपनियों के कर्मचारी क्लेम सेटलमेंट में प्रक्रिया के बारे में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन क्लेम सेटलमेंट के समय बीमा कंपनियों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा बीमा कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशो में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए?